स्वागत है आपका एक्सरजी के भाग 2 लेक्चर में। इस लेक्चर में हम एक्सरजी के बारे में और जानेंगे और ख़ास तौर पे एक्सरजी चेंज के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि एक्सरजी जो है वो मैक्सिमम यूज़फुल वर्क है जो किसी भी सिस्टम से निकाल सकते हैं गिवन कंडीशन पे, और फाइनल स्टेट उस सिस्टम का डेड स्टेट हो सकता है या होगा उस प्रोसेस में। तो एक्सरजी एक तरह से जो एनर्जी है जो कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, उसको हमने टर्म दिया हुआ है एक्सरजी, और वो रिवर्सिबल वर्क के माध्यम से ही आप निकाल सकते हैं। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पे इस पे डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई सिस्टम दिया हुआ है, चलिए मानते हैं कि क्लोज सिस्टम है और फिक्स मास है, तो इंटरनल एनर्जी उसके पास है, उसका कितना भाग हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका अगर आप सोचें ध्यान से तो उसके लिए आपको एक रिवर्सिबली करना पड़ेगा प्रोसेस। तो उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आपने हीट इंजन लगाया और उस प्रोसेस उस सिस्टम को किसी टेम्परेचर प्रेशर से आप इन्वायरमेंट के कंडीशन पे लेके आए हीट इंजन के माध्यम से, और इस प्रकार आपने जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है वो हीट इंजन से आपका वर्क में कुछ कन्वर्ट हुआ है, और वही जो वर्क होगा वही आपका मैक्सिमम यूज़फुल वर्क होगा जो कि एक्सरजी होगा। तो इसको अगर हम लोग डिराइव करें तो कुछ इस तरह से करेंगे हम कि हम एक सिस्टम ले लेंगे जो कि आपका मान लीजिए कि क्लोज सिस्टम है। ये भी मानते हैं कि उस सिस्टम के साथ आप कुछ लेट्स से अगर आप पिस्टन सिलेंडर की बात करते हैं तो उस सिस्टम को लेंगे तो उसकी बाउंड्री भी मूव कर सकती है। तो अगर हमने एक सिस्टम लिया, ठीक है, और इनिशियली इसके टेम्परेचर P और T है, और इसको फाइनली क्वेश्चन ये है कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है उसका कितना भाग आप कन्वर्ट करेंगे या इससे आप इसका एक्सरजी किया है इस सिस्टम का, ठीक है। और पिस्टन जो है आपका ये है, अब इसमें ये P जो है वो P से P0 फाइनली आएगा और T से T0 आएगा जो कि आपका इन्वायरमेंट का कंडीशन है डेड स्टेट, और P0 इसके बाहर है। तो इस प्रोसेस में जो भी इसका जो एनर्जी आपका चेंज होगा जो कि आपका हीट की तरह से आप समझ लिए, इस हीट को आप कन्वर्ट करेंगे रिवर्सिबली। इसके लिए आपका रिवर्सिबल डिवाइस ये प्रोसेस होना चाहिए। तो इसके लिए हीट इंजन लेते हैं जो कि आपका कुछ पर्टिकुलर वर्क करेगा। ये हम लोग डिफरेंशियल मान के चल रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो P से P0 और T से T0 होगा उसमें किसी भी क्षण में डेल्टा Q जो है हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से, और हीट इंजन वो ले रहा है और कुछ रिजेक्ट कर दे रहा है इसमें जो कि हमारा इन्वायरमेंट में है, और बाकी जो है कन्वर्ट हो रहा है आपके W हीट इंजन जैसे वर्क के हिसाब से। और इस प्रोसेस में कुछ वर्क जो है एडिशनल भी हो रहा है जो कि ये बाउंड्री वर्क है, और इसको हम यूज़फुल कहेंगे कि कुछ यूज़फुल वर्क हो रहा है। अब इसको आप चाहे तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं एनर्जी बैलेंस के माध्यम से। चलिए हम करते हैं इसमें एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस में इसमें लगा है इस सिस्टम पे, तो डेल्टा इन माइनस डेल्टा ई आउट इज इक्वल टू डी ई सिस्टम, ठीक है। और ये डी सिस्टम में वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, तो हमने फिक्स मास बोला है, क्लोज सिस्टम बोला है, और ये हम लोग ले रहे हैं पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, और ये इसको डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ई इन है सिस्टम जो आपने कंसिडर किया है, इसमें देखा जाए तो इस सिस्टम को ना यही माना हुआ है, ये वाला सिस्टम है। तो ई इन आपका एनर्जी जो इन है वो केवल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से बाहर, तो ये माइनस डेल्टा क्यू है जो बाहर जा रहा है। और ई आउट में क्या है कि जो वर्क हम कर रहे हैं बाहर, तो ये मान के चल रहा है कि वर्क हो गया, ठीक है, और ये आपका डी यू मान के चले, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सिस्टम का मान के चले कि नेग्लिजिबल है और ज़ीरो है। चलिए अब डेल्टा डब्ल्यू जो है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका ये क्या निकल के आएगा, क्योंकि इसमें हमने जो एक पिस्टन सिलेंडर है तो इसमें नोटिस कीजिए हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि एक तो ये डेल्टा डब्ल्यू बी भी है जो ये सराउंडिंग पे काम कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो निकल के आएगा जो कि डिलीवर कर रहा है पिस्टन सिलेंडर,
इसमें ये मान के चले कि इसमें इसका जो प्रेशर इनिशियल है पी डी वी है, करेक्ट, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर का प्रेशर, तो ये पी डी वी जो है, जो बाउंड्री वर्क इसमें और जुड़ा हुआ है इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में, और कोई वर्क इसमें एसोसिएट नहीं है। लेकिन जब पी ये एक्सपैंड कर रहा है तो कुछ एडिशनल वर्क, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसके अगेंस्ट भी काम हो रहा है। तो एक्चुअल जो काम होगा वो इस तरह से होगा कि P माइनस पी ज़ीरो प्लस पी ज़ीरो डी वी, है ना। तो ये टोटल एक्चुअल जो इसका वर्क है वो इस तरह से होगा कि कुछ पार्ट तो वो लॉस होने ही वाला है जो कि सराउंडिंग पे कर रहा है। केवल यूज़फुल वर्क है वो ये है, जो कि हम लोग कहेंगे W यूज़फुल। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका डेल्टा W। अब डेल्टा Q की बात करें तो चूँकि ये रिवर्सिबल है, और ऐसे केस में डेल्टा Q जो आ रहा है हीट इंजन में, उसका रिलेशन डेल्टा W के साथ जो ईटा रिवर्सिबल है उससे जुड़ा हुआ है। और रिवर्सल प्रोसेस में आप इसे कार्नोट की तरह मान सकते हैं, और ये प्रोसेस हो रहा है T से T0 में। T आपका जो है टेम्परेचर सोर्स पे है, जो आपका ये सिस्टम है, और T0 आपका जो सिंक है। तो ईटा जो है थर्मल रिवर्सिबल जो है आपका 1 माइनस T0/T है, और यही आपका निकल के आएगा जो डेल्टा W HE डिवाइडेड बाई डेल Q है। क्योंकि हमने ये कंसिडर किया कि ये जो पार्ट है ये आपका रिवर्सिबल हीट इंजन है, जिससे कि आप डी क्यू, इसमें फाइन डिफरेंस नहीं है, तो ये स्लोली काम हो रहा है और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है और रिवर्सिबली हो रहा है ये चीज़। तो डेल्टा क्यू ऑफकोर्स चेंज होता रहेगा जैसे जैसे टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा सिस्टम का, बट टी किसी भी कंडीशन में डिफरेंशियल जो चेंज होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो ईटा है वो ये है, और उसको हम रिलेट कर सकते हैं जो डिफरेंशियल वर्क कर रहा है जब ये डिफरेंशियल क्यू रिसीव कर रहा है सिस्टम से। तो आप क्या करते हैं कि आप W को आप निकाल सकते हैं ऐसे कि डेल W जो है HE जो है वो 1 माइनस T0T डेल Q है, और डेल Q जो है वो DS में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि रिवर्सिबल के केस में DS इज इक्वल टू डेल Q बाई T यूज़ कर सकते हैं, और DS है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T0/T, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं डेल Q माइनस T0/T, और यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं TdS। अच्छा, इसमें नोट कीजिए कि जो सिस्टम से आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना चाहिए। टी तो यहाँ कट जाएगा, बट चूँकि ये डेल Q जो है सिस्टम से निकल के आया है, और ये जो रिलेशन है इसमें जब Q निकलता है सिस्टम से तो S कम हो जाएगा, और Q जब ऐड कर रहे हैं तो S बढ़ेगा। तो इस केस में डेल Q जो है वो सिस्टम से हीट इंजन पे आया है, तो जो सिस्टम का DS है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, तो ये आप डेल Q देखिए माइनस, क्योंकि डेल Q तो वैल्यू है, बट TdS जब बात कर रहे हैं तो नेगेटिव है क्योंकि ये बाहर जा रहा है, तो ये T कटा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस T0S। ठीक है, तो इसको आप अगर कंसिडर करें इस एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डेल Q जो है वो डेल W HE माइनस T0DS। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन आके निकला। अच्छा, टोटल अगर वर्क की बात करें, जो टोटल वर्क हमने जो यूज़फुल करेंगे यहाँ पे, तो एक आ जाएगा आपका W जो HE है जो ये हीट इंजन कर रहा है, और दूसरा एक पिस्टन कर रहा है इस प्रोसेस में। तो डेल W टोटल जो यूज़फुल है, और ऑफकोर्स अगर आपका पिस्टन सिलेंडर नहीं है तो वो जब बाउंड्री अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो नेचुरली आपका जो बाउंड्री वर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा, केवल हीट इंजन का ही रहेगा। तो ये हो गया आपका डेल WE प्लस डेल WV यूज़फुल। ठीक है, तो ये निकल के आया। अगर आप उसको रीअरेंज करें
तो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है और ये आपका इनिशियल लेट्स से आप इसे स्टार इक्वेशन इनिशियल जो एनर्जी बैलेंस वाला है, तो 1 और 2 को अगर आप 1 और 2 को इक्वेशन 1 और 2 को अगर स्टार में डालें आप, तो इक्वेशन 1 और 2 को स्टार में डालें, मतलब जो एक्सप्रेशंस हैं डेल्टा डब्ल्यू का और डेल्टा क्यू का वो हम स्टार में डालें, जो कि आपका एनर्जी बैलेंस वाला है, तो आपको ये डब्ल्यू यूज़फुल टोटल जो है वो मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ये आपको हम एक्सप्रेशन जो है वो रिप्लेस करते हैं ये वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका माइनस डेल्टा क्यू है, तो ये निकल के आएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू एच ई प्लस डी टी एस, बिकॉज हमने कहा कि माइनस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ये आपका है डी यू। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस डेल्टा यू ये हो गया आपका ये आपका हो गया डेल्टा बी डब्ल्यू बी यूजफुल माइनस पी ज़ीरो डी वी ये है डी यू। ठीक है, अब ये डेल इसको हम जोड़ना है, टोटल यूजफुल वर्क निकालते हैं, तो इसको हम सम कर देंगे। तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू एच ई प्लस डेल और डेल डब्ल्यू एच ई डेल डब्ल्यू बी यूजफुल, जो बाउंड्री यूजफुल वर्क है ये आपका आ गया माइनस डी यू माइनस पी ज़ीरो डी वी प्लस टी ज़ीरो डी एस। ठीक है, अगर इसको राइट हैंड साइड इसको इस चीज़ को दोनों के एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड ले जाए और डी यू को यहाँ लेके आए तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आया। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, जो भी नॉन गिवन स्टेट है, गिवन स्टेट आपको दिया हुआ है टी ज़ीरो सॉरी टी और पी से, और यहाँ से जाना है आपको टी ज़ीरो पी ज़ीरो पे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट अगर करते हैं तो क्या निकल के आएगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने कह दिया डेल डब्ल्यू टोटल यूजफुल, तो ये निकल के आएगा डब्ल्यू टोटल यूजफुल इज इक्वल टू यू माइनस यू ज़ीरो प्लस पी ज़ीरो वी माइनस वी ज़ीरो। ठीक है, और माइनस ऑफ टी ज़ीरो एस माइनस एस ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपने इंटीग्रेट किया फाइनल कंडीशन पे डी यू माइनस पी ज़ीरो वी प्लस टी डी टी डी ज़ीरो टी एस। तो नोट कीजिए कि जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे आप माइनस डी डेल यू, तो ये आएगा माइनस यू ज़ीरो यू, फाइनल स्टेट ये है यू ज़ीरो। ठीक है, तो माइनस ऑफ दिस के जो है वो ये निकल के आएगा। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि बाकी चीज़ भी ऐसी ही होगी, है ना, इसीलिए हमने आपको सीधा ये एक्सप्रेशन निकाला। अब जो ये एक्सप्रेशन है ये टोटल वर्क जो यूज़फुल है इस सिस्टम को कंडीशन दी हुई थी टी पी पे, वहाँ से डेड स्टेट और इन्वायरमेंटल स्टेट तक लाने के लिए ये टोटल यूज़फुल वर्क है जो कि रिवर्सिबली हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये बल्कि एक्सर्जी है। ठीक है, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है इसका, तो ये एक्सर्जी है, ये क्लोज सिस्टम के लिए निकाला गया है। और ये जिसमें कि बाउंड्री वर्क भी है। अब जब आप बाउंड्री वर्क नहीं होगा तो आप उसको सेकेंड टर्म आप हटा सकते हैं, क्योंकि आपको वॉल्यूम ही चेंज नहीं है तो फिर आप सेकेंड टर्म हटा सकते हैं, है ना। केवल इंटरनल एनर्जी और हीट एक्सट्रैक्शन है वो आपका थर्ड टर्म हो गया। तो ये टर्म जो है वो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि ये हीट इंटरफेस से हुआ है, इंट्रैक्शन से हुआ है, और ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, और ये आपका बाउंड्री इंट्रैक्शन की वजह से है ना। तो ये टर्म को हम लोग जो नॉर्मली क्वेश्चन जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। अगर हम लोग ये कहते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी अगर और पोटेंशियल एनर्जी भी है इसमें,
तो फिर इसको वो भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कोई चेंज में इसका जो रेफरेंस स्टेज है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि कंप्लीटली यूज़ हो सकता है। तो इसको करने के लिए हम लोग एक डेफिनेशन पहले लगाते हैं कि पहले तो ये हो गया ये एक्स, जो कि हम कह रहे हैं कि एक्सर्जी है आपका एक इन जनरल क्लोज सिस्टम का। तो इसमें तो ये टर्म आ गया यू माइनस यू ज़ीरो प्लस पी ज़ीरो वी माइनस वी ज़ीरो, ठीक है, माइनस टी ज़ीरो एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मास है सिस्टम में m, तो इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस m जी एच ये भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक टोटल जो है इसका एक्सर्जी सिस्टम का अगर काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो भी अगर चेंज हो रहा है तो आप वो भी उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम पर यूनिट मास में कर सकते हैं। तो ये हो गया फाई पर यूनिट मास ठीक है। और इसमें ये जो सिंबल है ध्यान दीजिए, ये सिंबल एक्स है या फाई है, ये नॉर्मली हम लोग नॉन फ्लोइंग सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। सो यू ज़ीरो वी ज़ीरो एस ज़ीरो ये आपका एक डेड स्टेट का रेफरेंस है, इसीलिए डेड स्टेट में फाई ज़ीरो हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको अगर u के साथ कंबाइन करें तो सिंपल आ जाएगा e माइनस ई ज़ीरो प्लस पी ज़ीरो वी माइनस वी ज़ीरो माइनस टी ज़ीरो एस ज़ीरो, ठीक है। तो e इसमें ऐसे केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एम्बेडेड है इसके अंदर है, जो कि e में ही है u प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच, है ना। जब एक्सर्जी चेंज निकालना है, जब इसे क्लोज सिस्टम में कोई चेंज निकालना होगा तो हम डेल्टा x के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि x2 माइनस x1। हमें पता है कि जब एक्सर्जी जो है डेड स्टेट में ज़ीरो होता है, क्योंकि उसके बाद तो इसका मतलब x2 x1 अगर आपका u0 है तो ज़ीरो है एक तरह से। बट अगर वो x2 या x1 कोई ऐसा है जो कि डेड सेट नहीं है, तो आप चेंज एक्सर्जी भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपका इनिशियल स्टेट अगर t है और p है, उससे आप t1 और p1 जा रहे हैं तो एक एक्सर्जी का डिफरेंस होगा। लेकिन t0 और p0 अगर डेड स्टेट है और वो अचीव नहीं किया है, तो एसेंशली आप निकाल सकते हैं कि कितना एक्सर्जी चेंज हुआ है। तो ये एक तरह से ये चेंज ऑफ एक्सर्जी से आप निकाल सकते हैं कि कितना उसका यूज़फुल वर्क आपने अटेंड किया है, ये मिला है। तो कई बार ये मैटर कर जाता है कि एक्सर्जी चेंज हमारे सिस्टम में कितना है, क्योंकि उससे आप रिलेट कर सकते हैं बाकी चीज़ों में, और काफ़ी प्रश्न हम करेंगे अभी जो उसी पे रहेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस में अगर प्रोसेस हो रहा है सपोज टी और पी की, और यहाँ से आप निकल के आ रहे हैं T1 और P1 में, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सर्जी अगर x1 है और ये x2 है, तो डेल्टा x से जो चेंज है वो x2 माइनस x1 होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर x2 आपका फाइनल डेड स्टेट है तो टोटल चेंज तो है केवल x1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि डेड स्टेट में एक्सर्जी आपकी ज़ीरो होगी। याद रखिए हमेशा कि एक्सर्जी जो डेफिनेशन है वो डेड स्टेट के रेफरेंस में होगा, और जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेड स्टेट की जो रेफरेंस है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो एक बार हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ये एक्सप्रेशन डेल्टा x x2 माइनस x1 ये निकल के आया। चूँकि अगर आप मास पर यूनिट मास था तो ये हो गया टोटल m ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा फाई टू माइनस फाई वन देखा जाए। और इसको आप निकाल सकते हैं कैपिटल में, अगर ये ई है तो ये हो गया आपका E2 माइनस E1 प्लस P0 V2 माइनस वॉल्यूम का माइनस T0 S2 माइनस S1। नोट कीजिए हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे S0 जो डेड सेट है उसको हटा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फाई टू माइनस फाई वन करेंगे तो वो रेफरेंस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो केवल जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा, ठीक है। और इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से कि ये हो गया आपका U2 माइनस U1, ई को एक्सपेंड कर सकते हैं।
प्लस P0 V2 माइनस V1 माइनस T0 S2 माइनस S1 प्लस मास V2 स्क्वायर, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है V1 स्क्वायर 2/2 प्लस मास G Z2 माइनस Z1। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स। ठीक है, ओके। सो इसी तरह से आप मास भी निकाल सकते हैं, यही एक्सप्रेशन। और इसी चीज़ को मैं समराइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने जैसे कहा कि ये W2 टोटल यूजफुल ये टर्म है जो कि नथिंग बट एक्सर्जी है, और इसे डिफरेंस को हमने ऐसा एक्सप्रेस किया है, पर यूनिट मास को हमने ऐसा एक्सप्रेस किया है, और चेंज इन एक्सर्जी को हमने ऐसा एक्सप्रेस किया जो मैंने अभी लिखा है ना। और यूनिट मास को भी आप कर सकते हैं। आप अगर डेल्टा फाई लिखे तो सिंपल फाई 2 माइनस फाई 1 आ जाएगा, या इस फॉर्म में आ जाएगा अगर पर यूनिट मास में, तो इसमें ई में आपका एम्बेडेड हो जाएगा ये पार्ट जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और आगे चर्चा करते हैं एक्सर्जी पे। अगर प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की यूनिफॉर्म नहीं है तो किसी भी समय आप एक्सर्जी, जैसे मास चेंज हो रहा है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं जैसे कि बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है। बट इसको करने के लिए आपके पास रिलेशन होना चाहिए, जैसे फाई का रिलेशन वॉल्यूम के साथ। अगर ये सब रिलेशन आपके पास है तो आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम का। तो फाई इंटीग्रेट करेंगे आप डेल्टा एम के साथ, और डेल्टा एम को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू डीवी। सो अगर क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम में जैसे कोई सिस्टम है, इसमें अक्रॉस क्रॉस सेक्शन कोई चेंज हो रहा है फाई, या इसमें कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही है फाई की, तो आप उसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम चूँकि ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे जिसमें कि आपका एक्सर्जी इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म हो। नोट कीजिए कि एक्सर्जी एक स्टेट प्रॉपर्टी है, जैसे आप डिफाइन करते हैं आपको उसकी एक वैल्यू मिल जाती है। और एक्सर्जी जो है जब फ्लो है किसी भी समय, जैसे कि ये नोज़ल लेते हैं, तो एक्सर्जी जो है इस नोज़ल में इन जनरल चेंजेस जो है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है, कंडीशंस की जो है एनवायरनमेंट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब अगर कोई चेंज नहीं है तो एनर्जी एक्सर्जी चेंज जो है वो नेग्लिजिबल होगी, ज़ीरो हो जाएगी अगर स्टेडी स्टेट में है। तो सिस्टम में अगर स्टेडी स्टेट है, कोई चेंज नहीं है, तो जैसे कि नोजल कंप्रेसर, ऐसे केसेस में आपके चेंजेस जो हैं, एक्सर्जी चेंज जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, जैसे कि आपका स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। और क्लोज सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो रहेगी एक्सर्जी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। अभी अब फ्लो सिस्टम की बात करते हैं। तो क्लोज सिस्टम में तो आपने नोटिस किया। अब जब फ्लो सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें एक्सर्जी जो है, चूँकि फ्लो भी हो रहा है, तो जो ऑलरेडी एक्सर्जी है सिस्टम में, जो कि नॉन स्टेशनरी जो सिस्टम है, प्लस जो एडिशनल एक्सर्जी निकल के आएगा जो फ्लो की वजह से होगा। ठीक है, तो जो फ्लो है वो नॉर्मली जो आप इमेजिन के लिए कि फ़्लो की एनर्जी कितनी है वो पहले देख लेते हैं। अगर फ्लोइंग फ्लूइड है तो हमने पहले पिछले कुछ लेक्चर के पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि फ़्लो वर्क क्या होता है। तो फ़्लो वर्क को जब हमने डिफ़ाइन किया था तो उसको कहा था कि इमेजिन कीजिए कि एक पिस्टन है और किस तरह से फ़्लो जो है, फ्लूइड जो है वो वर्क कर रहा है इस पिस्टन के माध्यम से, और पीवी हमने कहा था कि इसका एक फ़्लो वर्क है। तो ये जो वर्क है एक तरह से इमेजिनरी बाउंड्री वर्क है, और वही आपका जो है वो काइंड ऑफ फ्लो वर्क होगा, वही आपका जो है उससे जुड़ा होगा आपका एक्सर्जी। तो एक्सर्जी निकालने के लिए जो फ्लो एनर्जी से जुड़ा हुआ जो है वो है पीवी, जो टर्म कर रहा है यहाँ पे, और ये इसके अगेंस्ट करेगा P0, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो PV माइनस P0 जो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, तो P माइनस P0 V है। तो ये आपका निकल के आएगा टोटल जो एक्सर्जी जुड़ा हुआ है जो इससे फ्लो वर्क से कितना, जिसका एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो एक्सर्जी जो फ्लो सिस्टम है वो रहेगा नॉन फ्लोइंग सिस्टम प्लस जो एक्स फ्लो है, तो इसमें ये टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा। और यही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अब एक्स नॉन फ्लोइंग सिस्टम में अगर पर यूनिट मास की बात करें तो ये निकल के आएगा कि U प्लस U0 प्लस ये टर्म जो हमने किया था प्लस ये टर्म। तो ये आ गया आपका नॉन फ्लोइंग, जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे जो कि फ़्लो की वजह से हो रहा है। ठीक है, और फ्लो का वर्क यहाँ से निकल के आया है, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सर्जी निकल के आया है जो कि फ्लो से जुड़ा हुआ है। अब इसी को आप रीअरेंज करें क्योंकि यहाँ पे ये भी टर्म भी है। ठीक है, तो फिर आप इसको ये देख सकते हैं कि इसमें से PV टर्म आप निकाल सकते हैं,
यहाँ पे पी और वी मल्टीप्लाई करके वही इसमें डालेंगे और माइनस टर्म निकालेंगे तो u0 p0 v यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, यहाँ पे p0 v निकाले। जब आपने निकाला तो ये एक्सप्रेशन जो है बहुत आराम से इंथैल्पी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे ये एक्सपेंड कर दिया इसको, और ये वाला टर्म जो है ये मैंने यहाँ एक्सपेंड कर दिया। अब इसको अगर प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म बचेंगे। तो ये टर्म चला जाएगा u प्लस पी वी में और ये टर्म चला जाएगा माइनस u0 प्लस p0 pv में, और ये क्या है, इंथैल्पी। और यही चीज़ जो है h माइनस एच जीरो हो जाएगा। तो ये आपकी ये निकल के आती है h माइनस एच जीरो माइनस टी जीरो एस जो यहाँ पे निकला, और ये बाकी टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखा जाए तो फ्लो सिस्टम में केवल फ़र्क ये पड़ गया कि आपने इंटरनल एनर्जी को आपने लिखा है एंथैल्पी में, केवल यही आपका अंतर पड़ा है। वो वैसे भी आपने पहले भी देखा कि जब भी फ्लो सिस्टम आ जाता है तो हम लोग एंथैल्पी यूज़ करते हैं और क्लोज सिस्टम में हम इंटरनल एनर्जी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जब एक्सर्जी की बात आई तो इंटरनल एनर्जी को हमने करके जगह हमने एंथैल्पी यूज़ किया हुआ है। लेकिन उसका डेरिवेशन आपने देखा क्यों यूज़ किया हुआ है, इसका रीज़न है क्योंकि फ्लो जो वर्क है जिसके उसके साथ एक्सर्जी जुड़ी हुई है उसको हमने ऐड किया नॉन फ्लोइंग टर्म से, तो ये एक्सप्रेशन बाद में निकल के आया ये वाला। ठीक है, तो जैसे कि हमने चेंज इन एक्सर्जी के बारे में चर्चा की थी क्लोज सिस्टम में, वैसे ही फ्लो सिस्टम में भी आपको चेंज इन एक्सर्जी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये केवल यही चेंज आएगा, बाकी चीज़ सिमिलर होगी। तो ये टर्म चेंज हो जाता है, इसमें इंथैल्पी का चेंज हो जाएगा, और ये आपका फ्लो एक्सर्जी है। इसका सिंबल हमने चेंज किया है, हमने क्लोज सिस्टम में फाई यूज़ किया था, क्लोज सिस्टम में हमने साई यूज़ करेंगे। तो ये साई यूज़ हो गया, और साई का डिफरेंस जो है वो आपका एक्सर्जी चेंज हो गया फ्लो सिस्टम में। ठीक है, बट इंथैल्पी चेंज आएगा माइनस टी जीरो एस टू माइनस एस वन प्लस काइनेटिक एनर्जी से प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है जैसे कि आपका क्लोज सिस्टम में चेंज इन एक्सर्जी रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क जो कि हम कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपका वर्क कंज्यूमिंग है तो मिनिमम वर्क जो है वो करने की ज़रूरत पड़ेगी उस सिस्टम को चेंज करने के लिए। दोनों तरह से सोच सकते हैं आप कि एक्सर्जी चेंज रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम या मिनिमम वर्क की, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। उसी तरह फ्लो जो स्ट्रीम एक्सर्जी है उसको भी आप उसी ढंग से सोच सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, याद रखिएगा जब भी हम लोग निकाल रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल, तो W रिवर्सिबल है, और क्लोज सिस्टम में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पर जो फ्लो का सिस्टम है उसमें वो अगर प्रेशर ये उसका ये एक्सर्जी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि P0 अगर ज़्यादा हो गया तो नोटिस कीजिएगा कि फ्लो एक्सर्जी जो है वो पर्टिकुलरली जो फ्लो हमने जो फ्लोइंग सिस्टम का जो एक्सर्जी निकाला था उसका ये नेगेटिव हो सकता है। चलिए फिर एग्जांपल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करते हैं ये बाकी जो कॉन्सेप्ट है एक्सर्जी का। इस केस में हमने क्या लिया है कि ये है 200 मीटर क्यूब रिजिड टैंक जो कि कंप्रेस करना है 1 मेगा पास्कल और 300 केल्विन पे। हमें निकालना है कि कितना वर्क जो हम निकाल सकते हैं इस एयर से अगर इन्वायरमेंट का कंडीशन 100 किलो पास्कल और 300 केल्विन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें बेसिकली क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सर्जी चेंज चाहिए या उसको एक्सर्जी पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप सोचिए कि एक्सर्जी क्योंकि इन्वायरमेंट अगर U0 दिया हुआ है, ये U0 दी हुई है, तो एक्सर्जी चेंज में अगर बात करें तो फाइनल जो स्टेट है वही आपका इन्वायरमेंट है, तो नेचुरली वो ज़ीरो होगा एक्सर्जी फाइनल स्टेट का और इन्वायरमेंट का, क्योंकि वो डेड स्टेट है। तो इस सिस्टम में अगर हमें निकालना है कितना वर्क है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन कि एक्सर्जी इस सिस्टम का कितना है, कि उतना ही आपका मैक्सिमम वर्क निकाल सकता है। तो हमें x1 निकालना है जो एक्सर्जी है, जो कि m51 हो गया मास इनटू जो एक्सर्जी पर यूनिट मास, बिकॉज ये एक क्लोज सिस्टम है। अब 51 निकालने के लिए आपको mu माइनस u0 प्लस p0 v माइनस v0 माइनस t0 s माइनस s0 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1। ओके, अब हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है आपके z में और इस सब में, तो काइनेटिक एनर्जी और इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, इसमें सिस्टम को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। एयर को हम आइडल मानेंगे, तो एयर को हम आइडल मानेंगे, तो ये हमने आइडल मान लिया है।
ठीक है। और चूँकि रेफरेंस आपका डेड स्टेट है, तो हम ये भी मानेंगे कि जो ये टर्म्स हैं, तो ये टर्म पर्टिकुलरली ये टर्म भी ज़ीरो होगा, क्योंकि रेफरेंस में भी ये 300 केल्विन है, मतलब इन्वायरमेंट भी 300 केल्विन है, इनिशियल भी 300 केल्विन है, और आइडियल गैस है। U जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब U माइनस U0 जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि U में कोई चेंज ही नहीं होगा, आइडियल गैस मान के चले। तो केवल ये बचा टर्म आपका P0 V माइनस V0 माइनस T0 S माइनस S0, ठीक है। तो आपका X आ गया 1 M P0 V माइनस V0, इसको V1 बोलते हैं, चलिए, प्लस सॉरी माइनस T0 S1 माइनस S0, ठीक है। अब मास हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मास तो आपको दिया हुआ है। मास एक कैसे दिया हुआ है, आपको प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है, RT1 दिया हुआ है, P दिया हुआ है, V दिया हुआ है क्योंकि 200 मीटर क्यूब है, T1 दिया हुआ है। तो इनफैक्ट आपको सब इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप अगर प्लग इन करें इसको इन्फॉर्मेशन को, 100 किलो पास्कल 200 मीटर क्यूब, ठीक है, 0.287 किलो पास्कल मीटर क्यूब पर केजी केल्विन, और ये 300 केल्विन का है, तो आपको निकल के आएगा 2323 केजी। तो आपको मास आपका निकल गया। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि अब बाकी चीज़ें आप कैसे करें। बाकी चीज़ों को करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, P0V माइनस V0 माइनस T0 S1 S2। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा आइडियल गैस का इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। P0V1 माइनस V0 क्या निकल के आएगा, P0 RT बाई P1 माइनस RT0 बाई P0, क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, इसलिए RT बाई P1 हम आराम से लिख सकते हैं। और ये निकल के आएगा आपका RT0 P0 बाई P माइनस 1। नोट कीजिए टेम्परेचर जो है वो फिक्स है, T1 जो है वो T0 ही है, केवल प्रेशर चेंज हो रहा है। तो P0 बाई P माइनस 1 हो गया। अब इसी तरह आप T0 S1 माइनस S2 जो है, चूँकि आइडियल गैस है तो आप आराम से S को लिख सकते हैं CP ln T1 बाई T0, जो डेल्टा S निकल के आएगा CP ln T1 माइनस T0 माइनस R ln P1 बाई P0, ठीक है। ये तो खैर ज़ीरो हो गया, तो निकल के आया माइनस RT0 ln P1 बाई P0। अब इस चीज़ को आप आराम से प्लग इन कर सकते हैं, बिकॉज आपको देखा जाए तो आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है। P0 भी पता है, वो आपका 100 किलो पास्कल है। आपके पास P1 P0 भी पता है, और P1 आपका 1000 किलो पास्कल है और ये आपका 100 किलो पास्कल है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। T0 आपको पता है 300 किलो पास्कल। तो आपको इनफैक्ट ये दोनों टर्म पता है, तो ये φ1 आप निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। वो आपको निकल के आता है 120.76 किलो जूल्स पर केजी, और x1 आपका निकल के आएगा m1 इंटू φ1। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक्सप्रेशन निकाला, ये एक्सप्रेशन भी निकल जाएगा बिकॉज आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है। ये भी आराम से निकल जाएगा। इस तरह से आप प्लग इन करेंगे तो फाइनल आंसर ये निकल जाएगा। मैंने अवॉइड किया है सब डिटेल्स करने के लिए, समय बचाने के लिए, बट आप ये आराम से कर सकते हैं। और ये निकल के आता है 281 मेगा जूल्स, ओके। तो ये इसकी पोटेंशियल है वर्क करने की इस सिस्टम की। जो हमने फाई अभी निकाला है, ये x1 निकाला है, ये इसकी पोटेंशियल है, ये इतना आप मैक्सिमम यूज़फुल वर्क कर सकते हैं इस कंप्रेस्ड एयर को इस कंडीशन करने के लिए, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, एक और चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रेफ्रिजरेंट सिस्टम के माध्यम से। इसमें आपके पास एक कंप्रेसर है जो कि इस कंडीशंस में एयर लेता है, और पर्टिकुलरली इसमें रेफ्रिजरेंट लेता है, एयर नहीं रेफ्रिजरेंट लेता है, और ये आपका इस कंडीशन में रिलीज़ करता है। और सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो T0 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो कंडीशन 20 डिग्री सेल्सियस है T0 की, और इसकी P0 जो है आपकी 95 किलो पास्कल है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि एक्सेरजी चेंज जो कि रेफ्रिजरेंट का इस प्रोसेस में होता है, और चूँकि ये कंप्रेसर है तो कुछ तो वर्क करेगा।
तो ये जो मिनिमम वर्क है ये निकालना, तो मिनिमम वर्क के लिए हमें रिवर्सल मान के चलेंगे। तो ये आपका एक्सर्जी से निकल सकता है, एक्सर्जी जो है आपका डेल्टा एक्स निकालना है हमें। अच्छा, और इसमें हम लोग करेंगे पर यूनिट मास, इसमें लिखा हुआ है पर यूनिट मास आप निकालिएगा इसका। तो अब मैं सब चीज़ में लिखूँगा नहीं, बट पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान देते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि हमें स्टेडी स्टेट मान के चलेंगे ये। तो ये हो गया स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। और दूसरा ये कि मानेंगे कि इसमें जो के ई चेंजेस है और पी जो है वो आपका नेग्लिजिबल है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास टेबल एग्जिस्ट करता है देखने के लिए, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट तो आपको टेबल तो देखना ही पड़ेगा। तो आपको इनलेट कंडीशन के टेबल निकालने पड़ेंगे, इनलेट का और आउटलेट का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी H1 और S1, और ये भी आपको मिल जाएगी S2 और S2। तो ये आपको इनलेट और आउटलेट कंडीशन पे टेबल के माध्यम से जो है डेटा मिल जाएगी, ठीक है। अब जब ये डेटा मिल जाएगी तो आपको आराम से आप इसका एक्सर्जी चेंज निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेंट का। उसके लिए चूँकि ये फ्लोइंग सिस्टम है तो इसलिए हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा फाई, और पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो ये हो गया फाई 2 माइनस फाई, सॉरी इसमें साई है तो डेल्टा साई निकालना पड़ेगा। पर यूनिट मास के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया साई 2 माइनस साई 1, और ये है आपका S2 माइनस H1 माइनस T0 S2 माइनस S1 प्लस V2 0 माइनस V1 2 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, और G Z2 माइनस Z1। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ये सब ज़ीरो है, केवल हमें ये चीज़ देखना है। तो S2 और H1 आपका हमने कहा कि टेबल से निकाल सकते हैं, इसी तरह S2 और S1 भी आप टेबल से निकाल सकते हैं। T0 क्या है? T0 इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है जो कि 20 डिग्री दिया हुआ है, जो कि 293 केल्विन है। तो इस तरह से आप डेल्टा साई जो निकाल सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल का निकल के आता है इतना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की एक्सर्जी जब बढ़ जाती है इस कंप्रेशन की वजह से, जो कि 38.0 किलो जूल्स पर केजी बढ़ जाती है, और यही इसका मिनिमम वर्क होगा, जो ये हो गया W इन मिनिमम। इतना आपको, क्योंकि ये रिवर्सिबल मान के चलें तो इतना एक कंप्रेशन जो है करने के बाद इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस रेफ्रिजरेंट को सिस्टम यहाँ से यहाँ लाने के लिए, है ना। तो इतना मिनिमम वर्क एक्सर्जी करना पड़ा है इसे, ठीक है। चलिए इसके तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि एक्सर्जी किस तरह से एक्सर्जी कैलकुलेट किया जाता है फ्लोइंग और नॉन फ्लोइंग सिस्टम के लिए, और कैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से कैसे उसको यूज़ किया जाए समझने के लिए कि आपको मैक्सिमम वर्क आउटपुट या मिनिमम वर्क इन को उसको हमने जो रिलेट किया है एक्सर्जी से वो कैसे निकाला जाता है। तो इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में भी, जहाँ पे हम डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन, और कैसे वो इंट्रॉपी जनरेशन और एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।